हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे सेक्शन 194 एन जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही जो 1 जुलाई 2020 से इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए 194 एन को लाने का एक सिंपल सा पर्पज़ है कि हम अपनी इकॉनमी को बनाना चाहते हैं कैशलेस। अगर हम कैश विड्रॉल पर कुछ लिमिट्स या टीडीएस डिडक्शन जैसी एप्लीकेबिलिटी को लॉन्च करेंगे तो हो सकता है कि पर्सन है वो डिजिटल मेथड को ही अपनाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, लोकल अथॉरिटी हो, एओपी हो, बीओआई हो, कैश विड्रॉ करता है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा, तो पेयर है। मतलब पेयर कौन है? बैंक, जिस बैंक से उसने कैश विड्रॉ किया है, बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से उसने कैश को विड्रॉ किया है, तो पेयर की ड्यूटी बनती है कि वो उस अमाउंट पर जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है उस पर 2% से टीडीएस का डिडक्शन कर ले। तो यहाँ पर देखिए, बैंक, cooperative bank, post office are required to deduct the TDS at the rate of 2% on cash withdrawal by any person from the account maintained with such bank or post office। तो कोई भी पर्सन अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक से कैश का विड्रॉ करेगा 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो पेयर की ड्यूटी बनती है कि वो 2% का क्या करे, टीडीएस डिडक्ट करे ऑन एक्सेस अमाउंट। कौन से अमाउंट से एक्सेस होना चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट पर। अब यहाँ पर जो लिमिट बताई गई है वो पेयर वाइज लिमिट है, ना कि पेई वाइज। ठीक है, तो पेयर कौन है यहाँ पर? बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है। तो हमने लिमिट को पोस्ट ऑफिस या बैंक की इंडिविजुअल वाइज देखना है। देखिए, अगर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एसबीआई है, पीएनबी है। तो अगर पर्सन के 2 अकाउंट है, एक एसबीआई में है और एक पीएनबी में है, तो हमने देखना है कि उसने एसबीआई से कितना विड्रॉल किया है और पीएनबी से कितना विड्रॉल किया है। तो एसबीआई की लिमिट अलग से निकालेंगे 1 करोड़ वाली और पीएनबी की अलग से। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि एसबीआई की लिमिट निकालेंगे या फिर पीएनबी की, तो एसबीआई का मतलब विद ब्रांचेज है। ठीक है, तो अगर किसी भी ब्रांच से अगर पर्सन ने अमाउंट को विड्रॉ किया है, कैश को विड्रॉ किया है, तो हमने उन सभी ब्रांचेस का कलेक्टिव जो है वो लिमिट को हमने देखना है। अब यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी इसकी कहाँ नहीं होगी? तो अगर पेई गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव बैंक है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, या एनी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मतलब अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है तब भी टीडीएस की डिडक्शन नहीं करनी होगी पेयर को। नोटिफिकेशन नंबर 70/2019 में भी 2 पर्सन को एग्जाम किया गया था। वो कौन थे? एक तो कमीशन एजेंट, दूसरा जो ट्रेडर हैं, ऑथराइज्ड हैं अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर, जो विड्रॉ करने वाले हैं कैश। किस लिए? ताकि वो फार्मर को उनके प्रोड्यूस के लिए अमाउंट को पे कर पाएँ। तो इन दोनों को भी एग्जाम्प्ट किया गया है। अब हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2020 से चेंजेस क्या आए हैं। इसके अंदर चेंज ये लाया गया है कि जो पर्सन अगर 3 ईयर से उसने अपनी आईटीआर की फाइलिंग नहीं की है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की है, तो उसके ऊपर जो ये लिमिट 1 करोड़ की है वो कम होकर 20 लाख बन जाएगी। तो मतलब अगर 20 लाख से ज़्यादा का अमाउंट विड्रॉ किया तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आप पर अप्लाई हो जाएगी। तो बैंक को क्या करना होगा? अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक की पेमेंट निकाल लेता है ऐसा पर्सन जिसने आईटीआर फाइल नहीं किया है लास्ट ईयर से, तो डिडक्शन करनी होगी किस परसेंटेज से? 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेकिन अगर यही पर्सन 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉ कर लेता है, तो एक्सेस अमाउंट जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है उस पर टीडीएस की रेट भी हाई कर दी गई है, 2% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। तो यहाँ पर चेंजेस किसके लिए हैं? एक तो आईटीआर फाइलिंग करते हैं उन पर तो पहले वाली लिमिट ही अप्लाई होगी जो कि 1 करोड़ वाली है। लेकिन जो आईटीआर 3 साल से फाइल नहीं की है, किसी एक भी साल में नहीं की है, तो उन पर रेट क्या है? 2%। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का विड्रॉल है, अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया उनका विड्रॉल, कैश विड्रॉल, तो उन पर हो जाएगी रेट की एप्लीकेबिलिटी 5%। अब हम ये देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल की, अगर यही बियरर चेक दिया जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा,
तब क्या ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन? तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि जो पेई जिसने कैश को विड्रॉ किया है और जो रिसिपिएंट है उस कैश का वो कौन होना चाहिए? सेम पर्सन होना चाहिए। तो अकाउंट होल्डर और रिसिपिएंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि एक पर्सन का करंट अकाउंट है, साथ ही उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेल की हुई है, तब क्या इन दोनों का टोटल देखना है? यस, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो लिमिट स्पेसिफाई की गई हैं वो पेयर वाइज स्पेसिफाइड हैं, ना कि अकाउंट होल्डर द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर उस पेयर से तो निकल जाएगा ना पैसा, कैश विड्रॉ हो जाएगा, चाहे वो करंट अकाउंट से करें चाहे आप ओवरड्राफ्ट से करें। तो यहाँ पर दोनों का टोटल देखेंगे हम, तो 1 करोड़ की लिमिट को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक पर्सन है, उसके 2 अकाउंट्स हैं, एक पीएनबी में है और एक है एसबीआई में। उसने एसबीआई से कैश विड्रॉ किया है 99 लाख, पीएनबी से उसने विड्रॉ किया है 50 लाख, और ये मानकर चलते हैं कि तीनों साल उसने अपनी आईटीआर को फाइल किया है। तो क्या 194 एन एप्लीकेबल होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने बैंक वाइज लिमिट्स निकाल लेनी है। एसबीआई की कितने उसने विड्रॉ किया? 99 लाख, तो 1 करोड़ से नीचे है, यहाँ पर भी वो सेव हो गया। दूसरी साइड अगर हम पीएनबी की बात करें, वहाँ पर उसने 50 लाख किया है, वो भी क्या है? 1 करोड़ से नीचे है कैश विड्रॉ, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबिलिटी अराइज नहीं होती। तो ये था हमारा 194 एन। So that's all for today. In case you have any query, please write in comment section. Thank you so much for watching my video. Please keep subscribed and share.